बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, चैप्टर नंबर 1 डेटा की बात की थी आपके साथ। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट। क्यों होता है? इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है। उससे क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन मेकिंग फॉर बिजनेस डन। उसके अलावा डाटा आज के दौर के लिए क्रिटिकल रिसोर्स है। उसके अलावा डाटा हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर। उसके अलावा और प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज। सर ये सारी बातें बड़ी डिटेल से एग्जांपल के साथ बता चुका हूं। यस और नो? अच्छा जी, टाइप्स ऑफ डाटा की बात करने लगे हैं। क्वालिटेटिव जिसमें न्यूमेरिकल ना हो, क्वांटिटेटिव जिसमें न्यूमेरिकल हो। क्वांटिटेटिव में दो टाइप्स, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में क्या होगा? होल नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। और कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? यस, जो कॉन्टिन्यूस है वो जो है उसमें डेसिमल्स भी होंगे, रेंज होगी, जैसे हाइट, जैसे वेट। और जब हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे थे तो क्वालिटेटिव डाटा हुआ जो न्यूमेरिकल ना हो, जो न्यूमेरिकल ना हो। इसमें फर्दर क्या बात थी भाई? ऑर्डिनल। ऑर्डर है या नहीं है? अगर ऑर्डर है तो ऑर्डिनल, अगर ऑर्डर नहीं है no। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये कर चुके हैं, आगे आ जाओ। हाँ जी, तीन तरह का कैटेगरीज। स्ट्रक्चर डाटा, रोज, कॉलम्स, प्री डिफाइंड फॉर्मेट की फॉर्म में, रॉ और कॉलम्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, साफ सुथरा नज्मो जब्त के साथ मौजूद डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, कभी लिंक है, कभी इमेज है, कभी चैट है, टेक्स्ट है, कभी वॉइस नोट है। भाईजान ये अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई तरतीब नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या आ गया? स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के दरमियान की चीज। अच्छा जी, स्ट्रक्चर्ड डाटा, प्री डिफाइंड फॉर्मेट, रोज और कॉलम्स। इसकी अच्छाई क्या है? इसको प्रोसेस करना आसान है। इसकी अच्छाई क्या है? प्रोसेस करना आसान है। और प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन निकल आएगी और इंफॉर्मेशन से क्या किसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा? डिसीजन मेकिंग के लिए। हाँ, ये एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस है। जैसे कि एसक्यूएल सर ये डेटाबेस की बात है, रिलेशनल डेटाबेसेस की एग्जांपल उसने दी है। इसके हवाले से बस आपको ये मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 5 और 6 इज ऑल अबाउट डेटाबेस। वहां पर जाके इसकी बात करेंगे। सर केएफसी की मिसाल दी थी और बताया था उनके पास जो डाटा मौजूद है वो असल में क्या है? वो स्ट्रक्चर डाटा है, टेबल की फॉर्म में मौजूद है। मेरा नाम भी उनके पास है, मेरा नाम भी है, क्या कहते हैं उनको, मेरे पास फ़ोन नंबर भी है, उनके पास मेरा प्रीवियस ऑर्डर का ट्रैक रिकॉर्ड भी है, उनको मेरी प्रेफरेंस का भी पता है, रूटीन का भी पता है। अच्छा जी, लोकेशन भी है, ऑफिस का एड्रेस, घर के एड्रेस का भी उन्हें पता है। फाइनेंशियल डाटा, सारी ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड हो रही हैं, डेट, टाइम, अमाउंट, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। ये फाइनेंशियल डाटा, ये भी क्या होता है? स्ट्रक्चर डाटा होता है। मैंने बड़ी डिटेल में एक एक एरिया की बात की हुई है, बैंक्स की बात की हुई है, रिटेल इन्वेंट्री की बात की हुई है, सेल्स की बात की हुई, कस्टमर की बात की हुई, डिमांड फोरकास्टिंग, जामिशरी वाली बात की थी मैंने। रमज़ान में जामिशरी की सेल बढ़ जाती हुई थी ना बात। सर जी हेल्थ केयर की बात की थी मैंने, स्टोरी आपको सुनाई थी। मेरे फादर हैं, उनके साथ मैं जाता हूँ, उनका
पेशेंट आईडी से सारा डाटा रिट्रीव हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग थी, उसके एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं, आप हर सेकंड प्रोसेस के पास कंप्लीट डाटा मौजूद है, सेकंड प्रोसेस के पास कंप्लीट डाटा मौजूद है। होगा कि फर्स्ट प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है और फर्स्ट प्रोसेस की आउटपुट को सेकंड प्रोसेस में उसने इस्तेमाल करना है। तो जनाब मैं वो सारा डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद है। सर मैंने आपको कहा था बिल्कुल आसान अल्फाज में, जो डाटा भी दफ्तरों में इस्तेमाल हो रहा है, ये सारे जो ऑफिस में इस्तेमाल हो रहा है, ये सारा डाटा जो है वो फॉर्मली इस्तेमाल हो रहा है। ये डाटा स्ट्रक्चर्ड डाटा है। लॉजिस्टिक्स की बात की थी और हमने लॉजिस्टिक्स में कहा था ट्रैकिंग आईडी जो है बुनियादी तौर पर जिससे ये देखा जाता है कि हमने सामान कराची से लाहौर मंगाया था कहाँ तक पहुँचा है, ये सारा डाटा स्ट्रक्चर्ड डाटा है, टेबल की फॉर्म में रिकॉर्ड होता है और ये यूज़फुल होता है। इससे टाइमली डिलीवरी और एफिशिएंट सप्लाई चेन होती है। आप गौर कीजिए हर जगह पे उसने कहा है ट्रैक शिपमेंट रूट्स एंड व्हीकल मेंटेनेंस, ये यहाँ से डाटा, ये वाला डाटा स्ट्रक्चर डाटा है, शिपमेंट्स रूट्स और व्हीकल मेंटेनेंस, ये वाला डाटा स्ट्रक्चर डाटा है। और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? टाइमली डिलीवरी और एफिशिएंट सप्लाई। इसी तरह हर जगह पर उसने पहले ये लिखा हुआ है कि डाटा कौन सा स्ट्रक्चर्ड है, प्रोडक्शन का डाटा, इन्वेंट्री का डाटा, ऑर्डर का डाटा, क्वालिटी का डाटा स्ट्रक्चर्ड डाटा है। और हेल्प किधर कर रहा है? फ़ायदा क्या हो रहा है उस डाटे से? कॉस्ट को कम कर रहा है, सप्लाई चेन बेहतर कर रहा है, इक्विपमेंट मेंटेनेंस को प्रिडिक्ट कर रहा है। तो भाई इस तरतीब से ये चीज़ें लिखी हुई थी। स्टूडेंट का कौन सा डाटा? स्टूडेंट की अटेंडेंस का रिकॉर्ड, ग्रेड का रिकॉर्ड और फैकल्टी, ये वाला सारा डाटा स्ट्रक्चर डाटा है। फ़ायदा कहाँ दे रहा है? परफॉर्मेंस एनालिसिस में, स्केजुलिंग में और कंप्लाइंस में। सर ये कंप्लाइंस क्या होती है? सर जी आप अभी आते हुए आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है, हेलमेट पहनना करें, ठीक हो गया? आपने हेलमेट पहना, यानी जो बाइक पे आ रहे हैं, पैदल के लिए तो ज़रूरत नहीं, गाड़ी के लिए भी ज़रूरत नहीं है। सर ये जो हेलमेट आप पहन कर आए हैं ताकि आपका चलान ना हो जाए, इसको कहते हैं कंप्लाइंस, अमल दरामद करना। और अगर कोई बंदा हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है ना सर? वो उसको कहते हैं रेगुलेटरी इशू। तो अगर तो अमल दरामद कर रहे हैं तो ये क्या है? हेलमेट पहनना, कंप्लाइंस। हेलमेट नहीं पहना, सार्जेंट ने आपको रोका है और चलान दे दिया है, ये सर आपने नॉन कंप्लाइंस है, नॉन कंप्लाइंस, यहाँ उसके खिलाफ कार्रवाई है। सर गवर्नमेंट जो है, मैंने आपको ये भी इसकी स्टोरी सुनाई थी कि दोस्त को मैसेज आ गया कि तुमने प्लॉट खरीदा है, तुम्हें मुबारक हो, लेकिन इसको अपनी रिटर्न में शो जरूर करना। सर जी गवर्नमेंट जो है वो सिटीज़न का डाटा, टैक्सेस का डाटा और पब्लिक सर्विसेज, ये सारे डाटा कौन से डाटा है? स्ट्रक्चर डाटा। हेल्प किधर कर रहा है? बजटिंग में। अब उन्हें पता है कि ये सारा डाटा मौजूद है, इस बेस पर गवर्नमेंट बजटिंग करेगी, पॉलिसी मेकिंग करेगी। ये जो गवर्नमेंट कहती है 300 यूनिट से कम वाले सारे लोगों को बिजली का बिल माफ होता है ना ऐलान। सर आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ये डिसीजन मेकिंग आंखें बंद करके कर लेती है? गवर्नमेंट को पता होता है कि हम जो 300 से कम यूनिट वाले अफराद कह रहे हैं इसमें तकरीबन कितने हज़ार घर आएंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो यार ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग कर रही है, कानून नाफिज कर रही है, हेल्थ मैनेजमेंट कर रही है, आप गवर्नमेंट ने जो स्कूल बनाने का इनिशिएटिव लेती है, गवर्नमेंट ने इलाका डिसाइड किया इतने इलाके में, इतने इलाके को सर्व करने के लिए इतना बड़ा स्कूल होना चाहिए, इतने इलाके को सर्व करने के लिए इतना बड़ा अस्पताल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये यार ये जो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं और सेहत वाले मराकज़ हैं,
ये पर्टिकुलरली उन्हें पता होता है कि इतने गांव या इतने इलाके के लिए एक सेहत का मरकज़ होना चाहिए। ये वाली बात कि कितने लोग रहते, ये वाला सारा डाटा, सिटीज़न का रिकॉर्ड, टैक्सेस और पब्लिक सर्विसेज, ये सारी इंफॉर्मेशन डाटा, स्ट्रक्चर डाटा है। और इससे फ़ायदा कहाँ आता है? बजट करने में, पॉलिसी मेकिंग करने में, लॉ एनफोर्समेंट में और हेल्थ मैनेजमेंट। इंश्योरेंस, आपने पॉलिसी, क्लेम्स, प्रीमियम और रिस्क, ये सारे स्ट्रक्चर डाटा है। और सपोर्ट किधर होता है? फ्रॉड डिटेक्शन में, प्राइसिंग में और रेगुलेटरी कंप्लाइंस में। मैंने कहा भाईजान, ये कंप्लाइंस, रेगुलेटरी कंप्लाइंस, कानून की अमल दरामद। सर तो कंप्लाइंस का लफ्ज़ बार बार आना है, आपको कंप्लाइंस का मतलब पता होना चाहिए। कानून के मुताबिक चलना, इसको कंप्लाइंस बोलते हैं। सर ये स्ट्रक्चर डाटा के यूजेस थे, आपके साथ मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, कल काफ़ी डिटेल से। मगर ये सारी मैंने आपको बताया, एक एक एरिया जो है उस पर काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हो सकती है। इसने तो सिर्फ आपको ये बताया इस सेक्टर में इस जगह पर स्ट्रक्चर डाटा मौजूद है जो ये फ़ायदे दे रहा है, यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। ये सारी बात समझाने का मकसद क्या है? ये सारी बात समझाने का मकसद डाटा की यूटिलिटी है, कहाँ पर डाटा इस्तेमाल हो सकता है। सर असल बात ये बात मैंने कल पढ़ा दी थी, और मैं व्हाट्सएप वाली जो बात थी मैंने आपको बताई थी कि भाई अनस्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटा है जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट में नहीं है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट में नहीं है, मेकिंग इट मोर चैलेंजिंग टू प्रोसेस एंड एनालाइज। अच्छा जाहिर बात है, जब एक डाटा प्री डिफाइंड फॉर्मेट में ही नहीं है, कोई टेक्स्ट है, कोई वॉइस है, कोई इमेज है, कोई स्टिकर है, कोई इमोजी है जी, तो भाई वो प्री डिफाइंड फॉर्मेट में ही नहीं है। तो सबसे पहला मसला क्या होगा? इसको कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना इससे ज़्यादा मुश्किल होगी, ज़्यादा ट्रिकी होगी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। सर मेकिंग इट मोर चैलेंजिंग टू प्रोसेस एंड एनालाइज। It includes information in text, image, video and audio file. ये एक से ज़्यादा टाइप की फाइल। कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं? सोशल मीडिया पोस्ट। और मैंने आपको कहा था कि सोशल मीडिया पोस्ट जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है, मैंने एक वीडियो बनाई, उसकी पोस्ट डाली, उसके नीचे कोई लाइक करेगा, कोई हार्ट बनाएगा, कोई ज़बरदस्त लिख देगा, कोई इमेज बना देगा। यार कोई है ना बात ये वाली। और मैंने कहा था शायद कोई ये वाली वीडियो फेसबुक पर जाए तो शायद इसके नीचे कोई दूसरा टीचर अपनी क्लास का लिंक दे दे। ये सारा डाटा कौन सा डाटा है? अनस्ट्रक्चर्ड है ना, कोई तरतीब, कोई तरीका, कोई इंसानियत है या नहीं है? यार पॉइंट समझ आ रहा है? ये अनस्ट्रक्चर्ड। अच्छा ये वाला अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ज्यादा होता है या स्ट्रक्चर्ड डाटा ज्यादा होता है? हमने ये बात की थी ना कल, 80% से ज्यादा डाटा अनस्ट्रक्चर्ड है। मैंने आपको कहा था बस अपने जेहन में रख लेंगे, दफ्तरों में जो पैंट शर्ट पहन के जो डाटा जनरेट हो रहा है ना, ये स्ट्रक्चर्ड है। ये जो घर बैठ के ऊपर मोबाइल से डाटा जनरेट हो रहा है ना, ये अनस्ट्रक्चर्ड और डाटा जनरेट होता जा रहा है। और मैं आपको कहा था कि ये सारा कुछ इतना सब पढ़ाने का असल मकसद ही ये है कि अब आप जिस तरफ देखेंगे आपको डाटा फ्लो करता नजर आएगा हर पॉइंट पर। और मैंने कहा और सर जी एसबीआई में 16 कैमरे लगे हुए हैं और हर कैमरा क्या डाटा जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा? आपकी फोन पकड़ा, फोन किया तो भी डाटा जनरेट हो रहा है, व्हाट्सएप किया तो भी डाटा जनरेट हो रहा है। कोई
वेबसाइट खोली तो भी डाटा जनरेट हो रहा है, हिस्ट्री बन रही है, कॉल लॉग्स बन रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज जा रहा है। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ईमेल आई तो भी डाटा जनरेट हो रहा है, ईमेल गई तो भी डाटा जनरेट हो रहा है। आप दफ्तर के अंदर आए हैं, सर जी आपने टाइम इन लगाया, टाइम आउट किया, डाटा जनरेट हो रहा है इससे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? हर एक एरिया में, हर एक पहलू में डाटा जनरेशन हो रही है हर तरफ। सर आपके पास डिजिटल वॉच है, आप जब भी ब्लड प्रेशर, आप ऑटो आपने उसको किया हुआ है कि वो हर 2 घंटे बाद आपका बीपी चेक करके एक अलर्ट दे, तो हर 2 घंटे बाद बीपी चेक होता है, डाटा जनरेट हो रहा है। तो डाटा हर पॉइंट पर हर जगह जनरेट हो रहा है। अगर तो ड्रॉ कॉलम की फॉर्म में है तो ये कौन सा डाटा होगा? स्ट्रक्चर्ड। और अगर इस तरह से नहीं है तो कौन सा डाटा होगा? अनस्ट्रक्चर्ड। सर जी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, अब सोशल मीडिया पोस्ट डाटा जनरेट कर रही है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ईमेल सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है सर ये तो, लेकिन ईमेल की बॉडी अनस्ट्रक्चर्ड है। टू फ्रॉम, कार्बन कॉपी, सीसी या बीसीसी होता है, डेट टाइम, ये वाली चीजें क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड होती है। ओवरऑल ईमेल सेमी स्ट्रक्चर्ड, बॉडी ऑफ द ईमेल अनस्ट्रक्चर्ड। शाबाश। अब पॉइंट ये है कि अभी सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई ये दोबारा आ रही हैं। यही रिटेल है, यही हेल्थ केयर है। अभी आप मुझे कहेंगे सर आपने कल तो बताया कि इस तरफ आपके फादर के साथ आप हॉस्पिटल गए और मैंने उनको जाके उनका पेशेंट आईडी बताया, उन्होंने पेशेंट आईडी सिस्टम में डाला, पूरा डाटा आ गया। इनके शुगर कब हुई, इनको हार्ट इशू कब हुआ, ये कौन कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, इनके दरमियान में कभी कार्डिक अरेस्ट हुआ यानी हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है तो उन्होंने कौन सी दवाइयाँ खाई हैं, शुगर क्या रहती, सारा कुछ उनके पास आ रहा है। सर ये तो सारा स्ट्रक्चर्ड डाटा था। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में भी यही सब कुछ लिखा हुआ है। यस, गेम क्या है भैया, हर जगह पर स्ट्रक्चर्ड डाटा भी बन रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी बन रहा है। हमारा, अब मैं आपको आसान एग्जाम्पल देता हूँ, हमारा ये इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट का डाटा है, आप सब लोगों का डाटा मौजूद है। ये कौन सा डाटा है? स्ट्रक्चर्ड डाटा है। आपका नाम आ रहा है, आपके फादर का नेम आ रहा है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ रहा है, आपका एड्रेस आ रहा है, फिर आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड है, आपने कितने टेस्ट दिए उसका रिकॉर्ड है, टेस्ट का क्या रिजल्ट आया उसका रिकॉर्ड है। सर ये सारा कुछ हमारे पास रिकॉर्ड हो रहा है, ये सारा डाटा टेबल में है, ये सारा स्ट्रक्चर डाटा है। इसी दायरे में हम टीचर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी मैसेज हो रहा है, कभी आप लोग, वो जो व्हाट्सएप में डाटा है वो कौन सा डाटा है? अनस्ट्रक्चर्ड। तो भाई एक ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कब कहीं स्ट्रक्चर्ड डाटा है और कहीं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। तो यहां पर हेल्थ केयर की बात, अब आपको ये बात समझ आ गई। अब मुझे ये मेरे जहन में ये बात आई थी कि आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि सर स्ट्रक्चर में भी यही हेडिंग थी, अनस्ट्रक्चर्ड में भी। और भाई जगह वही है ना, डाटा उसी एक जगह पर, उसी हॉस्पिटल में जो पेशेंट का डाटा है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा है। अच्छा, उसी हॉस्पिटल में अब पेशेंट आईडी और पेशेंट की जो ट्रैक पुराना रिकॉर्ड है वो वाला मौजूद है, ये डाटा स्ट्रक्चर्ड डाटा है। लेकिन आपने अगर कोई एक्सरे करवाया, जो पेशेंट आईडी है ये टेक्स्ट फॉर्म में है, और जो एक्सरे है ये इमेज में है। एमआरआई है बाकायदा, मैंने आपको बताया था कि मेरी वीडियो होती है सर, मेरी ना हड्डी क्रैक हुई है बात सर इस ये हड्डी क्रैक हुई, उसने मुझे बाकायदा एमआरआई करके एक सीडी दी है साथ। वो सीडी मैंने चला के भी दिखी कि क्या है, उसमें हड्डी की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन वो डाटा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा था। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा किस तरह? सर एक डॉक्टर
कभी तो अपने ही लिखे हुए नोट्स देख रहा होता है, कभी एक्सरे देख रहा होता है, कभी वीडियो से क्या देख रहा होता है, वीडियो पे वो जो है वो अपने उसका एमआरआई देख रहा होता है। ठीक है, ये सारा अब एक मल्टीपल प्री डिफाइंड फॉर्मेट, मल्टीपल फॉर्मेट्स हो गए ना, एक से ज़्यादा फॉर्मेट हो गए, अनस्ट्रक्चर्ड है सर। इससे क्या होगा, डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है, डिटेक्शन। सर डॉक्टर मेजर क्या काम करता है, सबसे अहम काम तो डॉक्टर ये करता है कि पैसे लेते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन पॉइंट समझने का क्या है, डॉक्टर साहब पैसे किस चीज के लेते हैं, तशखीस के, डायग्नोज करने के। आपको, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, डॉक्टर ने आपके सर पे हाथ रखा, हमने कहा कि आपका टाइम, आपको आपका सर गर्म हो रहा है, हमने फौरन थर्मामीटर लगाया, थर्मामीटर जब बाहर निकाला उस 102 था, उसने कहा आपको बुखार है। ये डॉक्टर ने तशखीस की है, इसको डायग्नोसिस कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर आपको टीका लगाता है, ठीक हो गया, ये ट्रीटमेंट है, ठीक हो गया। तो डॉक्टर डायग्नोज कर रहा होता है, ट्रीटमेंट कर रहा होता है, और अक्सर केसेस में डॉक्टर रिसर्च कर रहे होते हैं। इन सारे कामों को करने के लिए उनको डाटा चाहिए। वो डाटा अगर टेबल की फॉर्म में मौजूद है तो स्ट्रक्चर्ड, और अगर नोट्स भी हैं यानी उनके पास टेक्स्ट भी है, उनके पास इमेज भी है, उनके पास वीडियो भी है, तो ये कौन सा डाटा हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड। अब आप गौर करना, रिटेल में पोस्ट को देखा, इमेजेस को देखा, रिव्यूज को देखा, और इस बेस पर हुआ ये कि कोई भी आइटम है उसकी तस्वीर उतारी और उसकी फेसबुक पे डाल दिया कि, और उसके बाद उसको गेज किया कि कितने लोग इसको पसंद करें, कस्टमर के जज्बात क्या हैं इस चीज़ के बारे में, सेंटिमेंट्स क्या हैं इस चीज़ के बारे में, कस्टमर सेंटिमेंट्स, स्पॉट ट्रेंड, इम्प्रूव प्रोडक्ट। आपने कोई प्रोडक्ट है, रिटेल के अंदर कोई प्रोडक्ट है, उसके रिव्यूज़, उसकी पोस्ट और उसके इमेज, आपका डाटा की क्लास के बारे में क्या ख्याल है, तस्वीर लगी हुई है सर अली इमरान की, साथ आप जो पढ़ रहे हैं इस बारे में आपका क्या ख्याल है। बच्चे कमेंट्स में क्या करेंगे, रिव्यू देंगे, कुछ बच्चे लाइक प्रेस कर देंगे, कुछ हार्ट प्रेस कर देंगे, कुछ अपना रिव्यू दे देंगे कि अच्छी समझ आ रही है, बेहतर समझ आ रही है, क्या प्रोग्रेस है, वो देंगे। ये जो रिव्यू दे रहे हैं, ये जो पोस्ट देखी जा रही है, उसके अंदर इमेज है, ये सारी तरह का डाटा अब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है उसके नीचे। अच्छा, अब ये सारा डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, इससे पता क्या चल जाएगा, सेंटिमेंट्स कहते हैं जिस बात को, अगर बहुत ज़्यादा लाइक्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। मुझे याद है कि जब एसबीआई नया बना था और पोस्ट लगी थी कि सर आतिफ ने नया इंस्टीट्यूशन बनाया एसबीआई, तो सर आतिफ ना 1 बाय 1 टीचर को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो सर आतिफ ने इंट्रोड्यूस किया कि हमारे पास वाइस प्रिंसिपल के तौर पर सर अली इमरान है। तो हार्डली 1 घंटे में शायद 700 के करीब लाइक्स थे उसके। उस पोस्ट को क्या कर रहे थे, वो पोस्ट असल में स्टूडेंट के सेंटिमेंट्स गेज करती है, कितने स्टूडेंट्स इससे इंगेज्ड हैं। और उसके बाद जनाब हुआ ये कि सर ने कहा, और हमारे पास अकाउंटिंग के लिए सर जवाद मौजूद है। उस पोस्ट के उस 1 घंटे में 2000 लाइक्स थे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, सेंटीमेंट, जज्बात गेज हो रहे हैं। ये कस्टमर सेंटिमेंट्स ट्रेंडिंग में कौन है, और उसके अलावा प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा था कि कस्टमर सेंटिमेंट्स क्या हैं, क्या जज्बात हैं कस्टमर के उस प्रोडक्ट के बारे में, जिससे पता चलता है कि कस्टमर
कितना पर्टिकुलर है उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके लिए वो प्रोडक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आ गई बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब फिर वही बात है कि सर बैंक में तो काम बिल्कुल फॉर्मल होता है, टेबल रोज की, वो भाई बैंक के अंदर फॉर्मल काम होता है तो जो डाटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, लेकिन बैंक के अंदर भी तो व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं ना आपस में स्टाफ के, उसके अंदर भी तो डाटा होता है, वो डाटा भी तो काम का होता है यार, पॉइंट समझ आ रहा है। वो डाटा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, उस वो ईमेल्स, स्टडी ईमेल्स हैं, चैट्स हैं, न्यूज़ हैं, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। लॉ एंड कंप्लाइंस, सर जी कोई केस है, वकील साहब क्या सर, यहाँ पर एक वर्ड टर्म इस्तेमाल हुई टेक्स्ट माइनिंग। माइन कहते हैं मादनियात निकालते हैं ना, जो जो खुदाई करके ज़मीन से ऑयल निकाला, इसको माइनिंग बोलते हैं। अच्छा, इस तरह होता ही है, मैंने अपना मकान किराए पर दिया और किराए पर देकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो किराएदार अब जगह खाली नहीं कर रहा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वकील के पास चला गया हूँ कि इसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, ये जगह खाली नहीं कर रहा, तो अब क्या होगा, वकील साहब वो कहते हैं 1 मिनट ठहरें, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दे, मैं ज़रा पूरा कॉन्ट्रैक्ट तसल्ली से पढ़ूंगा। वो आराम से सारा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पर कानूनी पेचीदगी है, कॉम्प्लिकेशन है। ये जो वो पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसको डाटा माइनिंग कहते हैं। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, टेक्स्ट माइनिंग, माइन करते हैं निकालना, और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये टेक्स्ट माइनिंग का वर्ड है। कॉन्ट्रैक्ट को प्रोसेस करना, फाइल केस करना, लीगल डॉक्यूमेंट विद टैक्स माइनिंग, ताकि इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट किया जा सके। सर जी टेलीकॉम, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, अच्छा जैज़ वाले ये जो पैकेज निकालते हैं, सारी रात 4 रुपये में बात, ये क्यों निकालते हैं सर? वो देखते हैं कि लोग सारी रात बात करना चाहते हैं, वो अपना लोड पीक टाइम और लोड जो होता है जिसमें मैक्सिमम होता है वो वाली चीज़ देखते हैं। उसके अलावा वो लोग किस टाइम पे ज़्यादा और लंबी बात कर रहे हैं उसको देखते हैं। सोशल मीडिया की एक्टिविटी होती है, लोगों के पैटर्न की बेस पर वो प्रिडिक्ट करते हैं कि लोगों को कौन सी डील, कौन सा पैकेज पसंद आएगा, और उससे क्या। और ये दिन के वक्त नहीं, वो कहते सारा दिन 4 रुपये में बात नहीं, सारी रात 4 रुपये में बात। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। उन्होंने 2 चीज़ें देखनी है, एक तो वो जो यूज़र है उसकी डिमांड क्या है, दूसरा उनके पास पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स क्या है। रात के वक्त दफ्तरों का काम तो नहीं हो रहा, ठीक है ना, रात के बुनियादी तौर पे तो कुछ लोग आपस में दोस्ती में और टाइम पास करने के लिए गपशप कर रहे हैं, उस टाइम पे उनका लोड भी कम है, उस टाइम पे वो ज़्यादा बेचना भी चाहते हैं, वो पैकेज बना देते हैं। ये वाली डिटेल, ये वाली इंफॉर्मेशन कि कैसा पैकेज बनाए, उनके पास कहाँ से आती है सर? ये आती है सोशल मीडिया से और कॉल लॉग्स को एनालाइज करने से, लोगों के यूजेज पैटर्न से। दिन के वक्त कोई 4 घंटे फ़ोन पे बात नहीं करता, लेकिन रात 12 से सुबह 4 तक बड़ी दुनिया बात करती है, फजर पढ़ के सोते हैं ना। और सर समझ आ रही है ये क्या है सर? ये यूजेज पैटर्न्स हैं जिस बेस पर वो डिटरमिन करते हैं और डिसाइड करते हैं। मीडिया, वो वीडियो, ऑडियो, व्यूअर कमेंट को देखते हैं टू रिकमेंड कंटेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस प्रेफरेंस। फिर वही वाली कल वाली बात है कि आप लोग जो है वो रात जो वीडियो देखी होती है, वो आपने रात को एक वीडियो देखी, अगले दिन सुबह जो है आप अपने अब्बू के साथ फेसबुक खोल लेते, आपको एक वीडियो रिकमेंड हो गई, तो आपने अस्तगफिरुल्लाह पता नहीं है कहाँ से आ गई है। जो रात आपने वीडियो देखी ना, ये उस बेस पर आपको भी रिकमेंड हुई है। अब इंटरनेट वालों को फिर जिन्होंने रिकमेंड की है आपके डाटा की बेस पे,
उनको तो नहीं पता कि इस वक्त अब्बा जी आपके साथ बैठे हुए हैं और आपने बार बार अस्तगफिरुल्लाह कहना शुरू कर दी। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर, ये असल में गेम है। वीडियो, ऑडियो और व्यूअर कमेंट्स जो हैं वो उस बेस पर आपको मजीद डाटा रेकमेंड होता है, ऑडियंस प्रेफरेंस गेज होती है। आप मोबाइल खोल के इंटरनेट पे वेबसाइट पर जो भी क्लिक कर रहे हैं सर, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इससे वो आपको जज कर रहा है। आपने फेसबुक पे जो स्क्रॉल अप कर दिया, उसको भी देख रहा है कि इसने कौन सी वीडियो नहीं चलाई, जिसको क्लिक किया और वीडियो चली उससे भी उसने गेज किया कि आप इस कंटेंट में इंटरेस्टेड है। इवन आपने क्लिक किया और फिर उसके बाद ऊपर कर दिया, ये क्लिक किया तो 1 मिनट 30 सेकंड तक वो वीडियो देखी। इस सारी चीज से वो क्या गेज कर रहा है? आपकी प्रेफरेंस गेज कर रहा है। सर जी मैं इराक में था, मुझे इराक की, मेरी पोस्ट के अंदर इराक की पोस्ट आने लग गई थी, इराकी ज़बान में, अरबी ज़बान में पोस्ट आ रही थी। मुझे क्या पता है यार, भाईजान मैं इंटरनेट कनेक्ट किया ना इराक से, तो उसे पता है कि ये अब इराक से एक्सेस कर रहा है इंटरनेट को, तो उसे मेरी प्रेफरेंस का पता चल रहा है। अब वो कर क्या रहा है, जो इराक का कोई मशहूर पर्सनैलिटी है वो मेरी प्रेफरेंस में, वो मुझे दिखा रहा है, मेरी पोस्ट में मुझे शो कर रहा है। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आप एक बार गूगल पे सर्च करें फेमस क्लोथिंग ब्रांड, कर लिया सर्च, गूगल बंद करें, फेसबुक पे जाएं। अब आप जब स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आपके पास जो वो आ रहे होंगे ना, एड्स आ रहे होंगे, उसमें क्लोथिंग ऐड आने लग जाएंगे। कैसे? सर जो आप गूगल पे सर्च करते हैं ना, उस बेस पर क्या हो जाता है, आपकी प्रेफरेंस डिसाइड होती है कि आपका मिजाज क्या है। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना अस्तगफिरुल्लाह का क्या मतलब है, तो आप जब फेसबुक पे जाएंगे तो आपको नाते रिकमेंड हो रही होंगी, हमद रिकमेंड हो रही होगी। ऐसा तजर्बा नहीं हुआ होगा कभी, लेकिन प्रेफरेंस आपकी, आपका हर स्टेप वो देख रहा है, उसके मुताबिक वो डिसाइड कर रहा है कि अब आपको क्या दिखाना है। तो भाई मीडिया वाले जो हैं वो वीडियो, ऑडियो और व्यूअर कमेंट्स जो हैं, ये वाले वीडियो, ऑडियो और कमेंट्स टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो और वीडियो, ये तीनों अलग, ये तीनों का फॉर्मेट अलग है ना, ये सारे इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं? ताकि इसकी बेस पर ऑडियंस की प्रेफरेंसेस को पता चलता है। मैन्युफैक्चरिंग डाटा प्री डिफाइंड फॉर्मेट में भी मैन्युफैक्चरिंग के केस में हो रहा है, कुछ डाटा अनस्ट्रक्चर्ड भी है। अल्टीमेटली मकसद क्या होता है इससे? फेलियर और प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करना। मार्केटिंग का डाटा, फीडबैक को ट्रैक करना, सोशल मीडिया और मल्टीमीडिया, ये वाला डाटा होता है कैंपेन एंड मेजर परफॉर्मेंस। सर जी मार्केटिंग के डाटा, मार्केटिंग से रिलेटेड डाटा की बेस पर हम गेज करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि हमने कैसे कैंपेन करनी है और कौन सी परफॉर्मेंस। सर जी भाई ने एक बात पूछी है, ये सेंसर डाटा कौन सा डाटा है? मशीन के अपने अंदर भी सेंसर लगा होता है। जब एक प्रोडक्ट निकलती है ना बाहर, तो उसके ऊपर एक सेंसर लगा होता है, जिससे वो प्रोडक्ट बाहर निकलती है तो उस पर काउंटर में +1 हो जाता है। तो सुबह से शाम तक ऐसे प्रोडक्ट बन बन के बाहर निकल रही है, मशीन के ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही कोई चीज़ बाहर निकलती है उसके अंदर +1 हो जाता है। सुबह से शाम तक उस सेंसर ने इंफॉर्मेशन दी कि 5000 यूनिट बने। आपने रॉ मटेरियल 6000 यूनिट का डाला, मशीन से निकले कितने, सेंसर बता रहा है 5000। आपको क्या समझ आ गई? 1000 kg का रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, उससे प्रोडक्शन नहीं हो रही। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आपको सेंसर की एक आसान एग्जांपल दूं, आप कभी वॉक थ्रू गेट से गुजरे? ये जो सिक्योरिटी के लिए गेट होता है, उसके ऊपर देखिएगा, ऊपर काउंटर लगा होता है। वो जो काउंटर लगा होता है वो सेंसर होता है।
आप जो बंदा भी वहां से गुजरेगा उसके अंदर +1 होता जाएगा। सर ये सर आपका सारा डाटा किस फॉर्म में मौजूद है? आपका सारा डाटा जो है ना वो हमारे पास टेबल रॉ की फॉर्म में मौजूद है, लेकिन आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी तो है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप, लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन और फोरम डिस्कशन, ये कौन से अब ये अनस्ट्रक्चर्ड है। जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, कभी वीडियो शेयर हो रही है, कभी टेक्स्ट हो रहा है, ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड है। इससे क्या मिलना है? लर्निंग और पर्सनलाइज्ड कोर्सेज। सर ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की सारी बात थी। हमने सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा की अगर मैं बात करूं तो सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या है? जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्ड और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है। ये जो मेडिकल प्रोफाइल मेरे बुक की है, इसमें उनका नाम है, पेशेंट आईडी है, उसके साथ उनकी तस्वीर भी है। नाम, पेशेंट आईडी, डॉक्टर के नोट्स, ये तो टेक्स्ट है, लेकिन तस्वीर क्या है? ये इमेज है। रिपोर्ट है, साथ एक्सरे भी है, ये क्या है? सर ये इमेज है। अब ये इसका मतलब है कुछ डाटा स्ट्रक्चर्ड है और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड। सर जी जीमेल में सेमी स्ट्रक्चर्ड की एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल लीजिए सोशल मीडिया प्रोफाइल। आप मेरी फेसबुक आईडी खोलेंगे, वहां पर नेम, एज, प्रोफेशन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें एक तरतीब से आ रही हैं, स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन उसके नीचे पोस्ट है, पोस्ट में कहीं इमेज है, कहीं वीडियो है, ये क्या है? ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है। और ओवरऑल कुछ इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड और पोस्ट और कैप्शंस अनस्ट्रक्चर्ड। ये कॉम्बिनेशन क्या बना देता है इसको? सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड की 1, 2, 3 ये तीनों बातें हो गई। XML, जेसन और HTML पढ़ना बाद में है। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये तीनों भी जो क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड की एग्जांपल्स। लो सर, अब मेरी बात समझो, डाटा कितना ज्यादा फ्लो कर रहा है, किस किस हर एरिया, हर सेक्टर के हिसाब से बता दिया। अब बात को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, और अब की बात ये है कि ये जो डाटा है ये वेरियस सोर्सेस से ओरिजिनेट हो रहा है। डाटा ओरिजिनेट, निकल रहा है वेरियस सोर्सेस से, लेकिन क्या ये डाटा रिलायबल है? बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये है। वो कहता है कि भाईजान ये डाटा किस तरह कलेक्ट हो रहा है, किस क्वालिटी का कलेक्ट हो रहा है, हमने ये देखना है। और सर मेरी बात सुने, इस स्कूल में इस वक्त SBA में कितने एडमिशन हो गए हैं? मैंने ये बात पता किससे पूछी? गार्ड से। गार्ड के अंदर पता नहीं 600-700 बच्चा एनरोल हो गया है। क्या ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है? गार्ड को तो नहीं पता कि अंदर ऑनलाइन में क्या चल रहा है। और यार मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब है कि डाटा तो आ रहा है, लेकिन डाटा की क्वालिटी नहीं है। आपने कहना है डाटा ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इट्स क्वालिटी और रेलेवेंस बड़ी जरूरी है। जब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा फिजिकल आया है, कौन सा ऑनलाइन आया है, दोनों को देखना पड़ेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एक बच्चा है, वो क्या करता है, वो ये चीज़ लाजमी तौर पे ये सारे पहलू देखने पड़ेंगे। क्वालिटी और रेलेवेंस ज़रूरी है। कैसे कलेक्ट हुआ? अच्छा अब देखना ये डाटा कलेक्ट कैसे होता है, या प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी का मतलब कि भाई अगर मैंने डिसीजन करना था और मैं खुद ये डाटा कलेक्ट करता हूँ तो ये प्राइमरी है। सेकेंडरी डाटा मैं कलेक्ट नहीं करता, किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है, किसी और का डाटा है, तो मैं देखूंगा ये डाटा मैंने खुद कलेक्ट नहीं किया, ये इंटरनल सिस्टम में मौजूद है या एक्सटर्नली कलेक्ट किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, बल्कि एग्जांपल पहले आपके साथ डिस्कस हो रही, उसी को कैरी करते हैं। सर मैंने हॉस्टल खोलना है, डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट होना है? स्टेप नंबर 1, मैंने
वर्किंग करनी शुरू की और हॉस्टल खोलना था। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 लोगों को अपने पास बुलाया और उन्हें एम्प्लॉय किया और उन्हें कहा कि बरकत मार्केट में जितने भी हॉस्टल हैं सबके रेट लेके आओ, पर सीट कितने चार्जेस हैं और वो क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। लॉन्ड्री की सर्विस है, खाने की सर्विस है, सिक्योरिटी है, वाईफाई है, कौन कौन सी सर। ये जो मैं सर्वे करा रहा हूँ और ख़ुद बच्चों से पूछ रहा हूँ कि यार आपको कौन कौन सी सर्विस आपके होटल में मिलती है, ये प्राइमरी डाटा सर। अब तो ये फर्स्ट हैंड मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना डाटा, ये प्राइमरी डाटा। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, मैंने एसबीआई वालों के फ्रंट ऑफिस में कहा मुझे ज़रा लाहौर के अलावा आउट ऑफ लाहौर जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा दो। ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी मैं खुद नहीं कलेक्ट कर रहा, इन्होंने कलेक्ट किया हुआ है। ये इंटरनल डाटा है जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट हो रहा है। दूसरे नंबर पे मैंने ये भी देखना है गवर्नमेंट की क्या रेगुलेशन है। मैंने गवर्नमेंट क्या कहते हैं ये वाली चीज़ देखनी है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट की रेगुलेशन है कि भाई 16 बाय 16 का जो कमरा होता है उसमें 3 लोगों से ज़्यादा लोगों को हॉस्टल में नहीं रखा जा सकता। मैंने उनकी लॉज एंड रेगुलेशंस को भी देखना है। एक बंदा आया, मेरा दोस्त है, 3 करोड़ में वो कहता है 2 करोड़ मैं डालता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, हॉस्टल में हमने को हॉस्टल बनाना, 2 लड़कियाँ और 2 लड़के एक कमरे में हो, कोई बात नहीं। क्या पाकिस्तान में ये मुमकिन है? पाकिस्तान का कानून इजाज़त नहीं देता। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आपने हॉस्टल बनाना है, उसके लिए कमर्शियल होना ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें, यानी मैंने डाटा कलेक्शन सोर्सेज की बात की, उसमें उसने क्या कहा, प्राइमरी डाटा जो फर्स्ट हैंड मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है उसको इस्तेमाल करूं। ये डाटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मुझे एसबीआई के फ्रंट ऑफिस से मिल रहा है, और ये जो ऑलरेडी कलेक्टेड है ये एक्सटर्नल सोर्सेज से मिल रहा है, गवर्नमेंट का डाटा है। फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूं कि बरकत मार्केट में टोटल जगह कितनी है और बरकत मार्केट में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। मैं आई कैप से डाटा लेता हूं कि लाहौर से कितने बच्चे पेपर देते हैं, और यार मुझे डाटा मिल जाएगा ना आई कैप से। ये एक्सटर्नल डाटा है। मैं एसबीआई के अंदर से डाटा लेता हूं तो ये इंटरनल डाटा है। मैं खुद सर्वे कंडक्ट करके मालूमात लेता हूं, ये क्या है, ये सर्वेज और इंटर, ये प्राइमरी डाटा। डाटा क्वालिटी का मतलब ये है कि डाटा कितना एक्यूरेट है, कितना कंप्लीट है, रिलायबल, रेलिवेंट और टाइमली। सर डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। सर जी जितना बेहतर डाटा होगा उतनी बेहतर डिसीजन मेकिंग होगी ना। तो डाटा एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो। कंप्लीट से क्या मुराद है, मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट की लिस्ट मांगी है, उन्होंने मुझे सारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिस्ट दे दी है। सर गर्ल्स वाला व्हाट्सएप ग्रुप कोई शेयर नहीं किया, भाई गर्ल्स भी तो स्टूडेंट लिस्ट में शामिल है ना। तो डाटा कंप्लीट तब होगा जब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों शामिल होंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? तो पहली बात तो ये कंप्लीट हो, रिलायबल हो। फिर वही बात है, अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहा हूँ कितने बच्चे हैं तो वो रिलायबल नहीं है। मैं फ्रंट ऑफिसर से पूछ रहा हूँ वो सिस्टम से मुझे रिपोर्ट निकाल के दे रहा है तो वो रेलिवेंट हो। सर ऑनलाइन के बच्चों का डाटा दे दिया, वो रेलिवेंट ही नहीं है ना। मैं तो हॉस्टल बना रहा हूँ, मुझे कौन सा डाटा चाहिए, फिजिकल बच्चे का डाटा चाहिए, टाइमली हो। सर जी मैंने 1 महीने के अंदर काम को कवर करना है। कहते हैं मैंने फ्रंट ऑफिसर को कहा मुझे डाटा दो, कहते सर मैं ना थोड़ी मेरी आज तबीयत ख़राब है आजकल, तो आप इस तरह करेंगे 1 माह तक मुझसे ये बात पूछिएगा। 1 माह तक तो वो जिस बंदे से मेरी डील होनी है हॉस्टल की उसने मुझे फ़ारग कर देना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? याद रखिएगा जो डाटा आपके लिए टाइमली अवेलेबल नहीं है
वो फारग है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डाटा वो है जो टाइमली अवेलेबल हो जाए, टाइमली अवेलेबल हो जाए। हाई क्वालिटी डाटा से क्या होगा? बेहतर एनालिसिस, बेहतर डिसीजन मेकिंग। और अगर पुअर डाटा हुआ, यार कुछ बच्चों का कुछ व्हाट्सएप ग्रुप जो है अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैंने जब गौर से देखा तो मैंने कहा कि यार ये तो सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स हैं। कहते सर गलती से केपीके के एड्रेस वाले बच्चे गलती से लिस्ट में रह गए। फिर मैंने गौर किया, उन्होंने हमें डाटा दिया है, सर डाटा दे दिया है पिछली बार के ऑडिट और एमएफए के बच्चों का। अब ये जो ऑडिट और एमएफए का बच्चा है, ये तो अपने आखिरी पेपर देके अपने घर चला गया, अब इसने तो इधर लाहौर रहना ही नहीं है अभी फिल वक्त। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर हमें सही डाटा चाहिए। अच्छा, डाटा पता किस तरह मिल रहा है? मुझे एक मैसेज है, कभी व्हाट्सएप पर मैंने कहा डाटा मुझे व्हाट्सएप कर दो, उसने कोई डाटा तस्वीर भेज दी है, कोई डाटा कॉपी पेस्ट करके टेक्स्ट फॉर्म में भेज दिया। यार कभी इमेज आ रहा है, कभी टेक्स्ट आ रहा है, कभी पीडीएफ आ रही है। खुदा के बंदे किसी एक तरीके से सारा डाटा, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी टेक्स्ट के बच्चों का डाटा इमेज फॉर्म में आ रहा है, डाटा के बच्चों का डाटा के बच्चों का जो वो डाटा है वो मुझे तस्वीर भेज रहा है, इमेज भेज रहा है। FR1 के बच्चों के डाटा की पीडीएफ आ रही है। ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो कहता है भाईजान अगर इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट में डाटा हो तो एन मुमकिन है कि इसको इकट्ठा करने में कोई गलती हो जाए। वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। डाटा क्वालिटी में वो कहता है रेफर्स टू द डिग्री टू विच द डाटा इज एक्यूरेट। जिस हद तक वो डाटा एक्यूरेट है उससे ज़्यादा डाटा की क्वालिटी क्या है। हाई क्वालिटी से डाटा से बेहतर डिसीजन मेकिंग होगी, और अगर पुअर डाटा क्वालिटी है तो उससे डिसीजन मेकिंग हल्की हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं होगी, नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्या हो जाएगा? 3 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी थी, अगर मैंने गलत डाटा आ गया, उससे गलत फैसला हो गया, अल्टीमेटली मैंने उधर पैसे दे दिए, हॉस्टल शुरू कर दिया, नुकसान हो जाएगा। सर समझ आ रही है? डिसीजन गलत हो जाएगा। सर इंटरनल डाटा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलरेडी मौजूद है, इंटरनल सिस्टम ने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, जैसे सेल्स का डाटा, एम्प्लॉयज़ का डाटा। मैंने तो आपको एग्जांपल किसकी दी थी? मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल का डाटा होता है, एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है, ये इंटरनल डाटा होता है। अच्छा जी, एक्सटर्नल डाटा कलेक्टेड, इट मे बी कलेक्टेड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या थर्ड पार्टीज। सर जी आपको एक बात बताऊं, मैंने डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है? 2-3 ऐसे लोग हैं जो कि जिनके अपने हॉस्टल हैं, उनसे बातचीत करके डाटा कलेक्ट किया। या उन हॉस्टल में कितने बच्चे, एक बच्चा मेरा जो एक बंदा है उसने मुझे एक वो ला के दिया है, रिपोर्ट ला के दी है, हमारे जहाँ पे मैंने हॉस्टल करना है उसके साथ एक और हॉस्टल है, उसने उसका पूरा अकाउंट्स ला के दिए, कितने बच्चे हैं, कितने पैसे आते हैं, कितने खर्चे हैं, कितनी बचत है। ये जो अब मेरे पास डाटा है, ये कौन सा डाटा है? एक्सटर्नल डाटा है। एक्सटर्नल डाटा गवर्नमेंट का भी हो सकता है, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का भी हो सकता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो भी डाटा है, मार्केट की रिपोर्ट, कंपेटिटर का डाटा, सोशल मीडिया से जो डाटा है वो एक्सटर्नल डाटा है। सर एक छोटी सी डिस्कशन है एपीआई की, ये इंशाल्लाह मैं कल कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको, यार यहाँ इंटरनल डाटा है जो मैं एसबीआई से लिया है, या एक्सटर्नल डाटा है जो मैंने बाहर से लिया है, या प्राइमरी डाटा है जो मैंने खुद इंटरव्यू या सर्वेस करके कंडक्ट किया है। सर जी ये प्राइमरी डाटा हुआ है जो मैंने फर्स्ट हैंड, सर इसमें ये वाला लफ्ज़ कीमती है, फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया है, ये प्राइमरी डाटा जो मैंने फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया है। सर सेकेंडरी डाटा कौन सा डाटा है? जो किसी और ने कलेक्ट किया हुआ मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूं चूंकि मेरे लिए रेलेवेंट है। तो प्राइमरी डाटा वो डाटा जो मैंने कलेक्ट किया है, सेकेंडरी डाटा जो किसी और ने कलेक्ट किया है। कौन कलेक्ट कर सकता है? इंटरनली है तो एसबीआई, एक्सटर्नली है तो गवर्नमेंट का डाटा। सर जी फॉर एग्जांपल
आई कैब से जो डाटा लिया है ये एक्सटर्नल डाटा है, मतलब सरकारी जो डाटा है ये एक्सटर्नल डाटा है। सर जी एक बार यहाँ तक आप कर लीजिए इसको आज, हाँ ये मैं कल कराऊंगा। सर जी इंशाल्लाह कल सैटरडे है हमारा इस चैप्टर का, हम इसको क्लोज भी करेंगे। कल मैंने एक एक्स्ट्रा सेशन प्लान किया है जिसमें मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा एक बार, पहली बात से लेके आखिरी बात तक। कल मैं लास्ट में इंशाल्लाह कल की क्लास में शुरू ही यहाँ से करूँगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्टेड। लेकिन कल मैं सर टेंटेटिव टाइम 1 बजे में कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 बजे आप लोगों का कोई क्लैश तो नहीं आ रहा? कौन सी सर जी? सीलॉ की वो 2 बजे ख़त्म होती है, 2 बजे कर लें, 2 बजे कोई इशू। सर मैं पता क्या चाह रहा हूँ, आप लोगों में से जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया या नहीं किया, चैप्टर नंबर 1 पूरा अलॉन्ग विद MCQs मैं कल आपको कवर करा दूंगा और फिर मंडे वाले दिन आपका टेस्ट हो जाएगा। और प्लान समझ आ रहा है? कल इंशाल्लाह हम अपनी रेगुलर टाइम पे क्लास रखेंगे और फिर उसके बाद 2 से तकरीबन 3:30 बजे तक हम ये सेशन कंडक्ट कर लेते हैं। इसमें मैं आपको पूरा चैप्टर एक बार क्विकली गो थ्रू कराऊंगा और उसके बाद MCQs डिस्कस करने के बाद मंडे वाले दिन इसका टेस्ट हो जाएगा। डन सर जी? ले सर आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।